हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल टर्म्स ऑफ डीसी मशीन्स की। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरेस्ट से ज़्यादा ये टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपसे न्यूमेरिकल में टर्म्स दे रखी होती हैं जिन पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको वहाँ पे करंट और वोल्टेज की वैल्यू क्या लेनी है। उन सब चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 3 चीज़ें जो इस लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। पहली चीज़ कि भाई नो लोड कंडीशन पे डीसी जनरेटर और मोटर के साथ क्या होता है, उनके पैरामीटर्स का क्या होता है। सेकंड चीज़, स्टार्टिंग जब हम यानी कि किसी भी डीसी मशीन को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ऐसे केस में उसके जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं उन पे क्या असर पड़ता है। और तीसरी चीज़, स्टेलिंग टॉर्क क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं मैं कि एक मैं टॉर्क के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर भी तैयार कर रहा हूँ बेसिक्स के, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क को डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, डिटेंट टॉर्क क्या होता है, बहुत जल्द वो आपके सामने आएगा वो लेक्चर। तो अभी इस लेक्चर पे ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लोड की, लोड क्या होता है, ठीक है। तो भाई लोड जो है ये हर चीज़ के लिए अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अगर जनरेटर की बात की जाए, जनरेटर, तो जनरेटर के लिए लोड है करंट, यानी कि अगर आपने सप्लाई करंट कुछ दे रहे हो, आई टर्मिनल करंट, तो ये जो टर्मिनल करंट होता है जो जनरेटर से तुम मांगते हो, ठीक है, जो भी चीज़ तुम जनरेटर से करंट के रूप में मांगते हो, ये कैसे वर्क करेगा, ये एज अ लोड वर्क करता है। ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा करंट ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है जनरेटर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, ठीक। अगर यहीं पे बात करी जाए मोटर की, तो मोटर के लिए जो टॉर्क है, मोटर के लिए जो लोड है वो है उसका टॉर्क, ठीक है, टॉर्क। कौन सा टॉर्क भाई, लोड टॉर्क, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो मोटर के लिए अगर आपसे कहा जाए लोड क्या है, तो मोटर के लिए लोड है टॉर्क। अच्छा, अगर हम लोग जनरली बात करी जाए, हम लोग क्योंकि हम लोग फिजिकल दुनिया में रहते हैं और मैकेनिकल चीज़ों से ज़्यादा हम लोग का लिंक पड़ता है, तो जनरली अगर तुमसे कहा जाए कि लोड बहुत ज़्यादा है, तो लोड का मतलब क्या होता है, जनरली हम लोग लोड का मतलब समझते हैं वेट, कि किसी भी चीज़ पे, फॉर एग्जाम्पल आप लिफ्ट में चढ़े और लिफ्ट पे अलार्म बज गया कि भाई लिफ्ट में जितने लोग होने चाहिए उससे ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे केस में लोड जो होता है वो वेट होता है, ठीक। अब क्योंकि अगर लिफ्ट को देखो, लिफ्ट के अंदर भी एक मोटर लगी होगी और मोटर पे इधर लटके हुए हो आप लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज, ये आप लोग खड़े हो लिफ्ट के ऊपर, ठीक। तो आप क्या कर रहे हो, नीचे की तरफ ग्रेविटी आपको पुल कर रही है, तो इसीलिए आपका वेट जो है वो इस मोटर के लिए क्या करेगा, लोड का काम करेगा। और अगर और स्पेसिफिक जाओगे तो भाई देखो, ये जो वेट है ये नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, और ये जो फोर्स है एक सर्टेन डिस्टेंस पे लग रहा है, तो यानी कि हम कह सकते हैं आपका जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क है जो तुम लिफ्ट की मोटर पे लगा रहे होगे, वो क्या करेगा, वो लोड टॉर्क टीएल यानी कि लोड का काम करेगा। समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो वेट होता है किसी भी चीज़ का, जो मोटर पे अप्लाई होता है वो टॉर्क बन जाता है, क्योंकि मोटर रोटेशनल चीज़ है। तो इसीलिए जो वेट होता है वही तुम्हारा लोड टॉर्क बनाता है, और लोड टॉर्क ही लोड है किसी भी मोटर के लिए, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर क्रेन है, क्रेन कोई सामान उठा रही है, कूड़ा उठा रही है, तो वो जो कूड़ा है वो जितना वजन लगाएगा उस मोटर पे, वो उसका टॉर्क की तरह काम करेगा, लोड टॉर्क की तरह। समझ में आ रही बात ये, ठीक है। तो यानी कि मोटर से जितना तुम टॉर्क उठवाते हो, वो यानी कि अगर ये मोटर की शाफ्ट है और इससे तुम जितना टॉर्क टी एल जो इस पे लगाते हो, ये हो जाएगा इस पे लोड। क्लियर हो गया। तो पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जनरेटर के लिए लोड क्या है, करंट है, और मोटर के लिए लोड क्या है, टॉर्क है, ठीक है। ये दो चीज़ें एकदम क्लियर हो गई। नाउ आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भाई करंट की। अगर जनरेटर की बात कर लेते हैं, सबसे पहले जनरेटर अगर मैंने लिया हुआ है, ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ नो लोड, नो लोड की कंडीशन अब हम लोग इसमें इस लेक्चर में समझेंगे इस पार्टिकुलर पार्ट पे। तो नो लोड का मतलब क्या हुआ कि जनरेटर से आपने जो कोई भी करंट नहीं ले रहे हो, आई एल इक्वल टू जीरो है, आई टी यानी कि टर्मिनल करंट जीरो है, ठीक। तो टर्मिनल करंट आपका लगभग लगभग जीरो है, कोई भी करंट आप नहीं दे रहे हो। अच्छा, ये हो गई आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशंस में, आइडियल कंडीशंस ले रहा हूं मैं, ठीक। तो आइडियल कंडीशन में हम लोग क्या करा, आई टी इक्वल टू जीरो ले लिया। अच्छा, अगर बात की जाए कि जनरेटर में करंट किस किस चीज़ के लिए बन रहा होता है, तो देखो मैंने तुम्हें बताया था, अगर जनरेटर का आप सर्किट देखोगे तो ये ईजी होता है, ठीक है, और ये बनता है आई ए। नाउ अगर तुम्हारे पास शंट मोटर है, शंट शंट जनरेटर है, तो उसमें एक फील्ड वाइंडिंग लगी होती है, तो एक करंट यहाँ डिवाइड हो जाता है आई फील्ड, और एक करंट तुम्हारा बाहर जाता है आई टी। क्लियर हो रहा है। अब क्योंकि तुमने नो लोड लगाया हुआ है, यानी कि आइडियल कंडीशन में तुमने क्या करा है, नो लोड लिया है, तो आई टी इक्वल टू जीरो होगा। अब फील्ड करंट जो होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है, क्योंकि ये जो फील्ड रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, यानी आर एफ की वैल्यू जो होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है आर ए के मुकाबले, ठीक। तो क्योंकि फील्ड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो फील्ड करंट की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, वेरी लो, वेरी लो, ठीक। तो प्रैक्टिकल कंडीशन में तो हम ये कहेंगे कि भाई छोटा सा थोड़ा अमाउंट ऑफ करंट आई ए जनरेट कर रहा होगा, यानी कि आई ए इक्वल टू कितना जनरेट कर रहा होगा, आई ए इक्वल टू आई एफ जनरेट कर रहा होगा, वेरी स्मॉल। ये क्या होगा, वेरी स्मॉल।
तो अगर तुमसे कहा जाए एक्चुअल कंडीशन यानी कि प्रैक्टिकल कंडीशन में, तो प्रैक्टिकल कंडीशन में आर्मेचर करंट थोड़ा सा बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई फील्ड तो बनानी है ना, मोटर में फील्ड जो लगी हुई है तुम्हारी शंट में, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करंट, स्मॉल अमाउंट करंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, उतना ही करंट जितना कि फील्ड करंट की जरूरत है, इतना करंट बन रहा होगा अगर हम लॉसेज निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो आप लोग, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बात ध्यान क्या रखनी है कि जो फील्ड करंट होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होता है एज कंपेयर टू, यानी कि अगर हम लोग किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू आई एल, आईटी यानी कि रेटेड करंट। अगर हम लोग रेटेड करंट की बात करें तो रेटेड करंट बहुत ज़्यादा होता है। फील्ड करंट कितनी वैल्यू होती है? लगभग 1 से 2 एम्पेयर होती है, 1 to 2 एम्पेयर। जबकि रेटेड करंट की वैल्यू हम लोग कहते हैं 30 to 40 एम्पेयर लेते हैं जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जब कोई न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो देखो ये क्या है, इसके मुकाबले बहुत नेग्लिजिबल है। तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, आई, अगर हम नो लोड ले रहे हैं, नो लोड कंडीशन पे, एट नो लोड, अगर आपने लोड नहीं लिया है तो आई टी इक्वल टू जीरो करोगे और इक्वल टू आई ए कर दोगे। हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी करंट आर्मेचर में नहीं बन रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? ये तो न्यूमेरिकल करते समय आपको आई ए जीरो लेना है। प्रैक्टिकली आई ए जीरो नहीं होता है, आई ए इक्वल टू आई एफ के बराबर तो होगा ही अगर आपने लॉसेज निगलेक्ट कर दी फिर भी, ठीक है। लॉसेज अगर तुम हटा दे रहे हो तब भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए फ्लो करता रहेगा। ये बात रही जनरेटर की। नाउ बात करते हैं मोटर की, बात कर ले। नो लोड, नो लोड अगर मोटर पे है, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास मोटर थी, मैंने बताया था मोटर के लिए लोड क्या होता है। मोटर के लिए लोड होता है उसकी शाफ्ट पे लगने वाला टी एल यानी लोड टॉर्क, और इस लोड टॉर्क को उठाने के लिए, यानी कि लोड टॉर्क जो तुमने मोटर पे लगाया है इसको काउंटर करने के लिए मोटर बनाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क टी ई। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है ये इक्वल होता है तुम्हारा के इंटू आई ए इंटू फाई। समझ में आ रहा है? फ्लक्स। तो ये जो होता है ना के इंटू आई इंटू फ्लक्स, ये जो हम लोग टॉर्क का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, यानी कि वो टॉर्क जो मोटर बना रही है, ठीक है। अब मोटर टॉर्क बना रही है इतना, और ये इक्वल होता है लगभग टी एल के बराबर होता है ये, अगर आपको एक स्टेडी स्टेट ऑपरेशन करवाना है। मतलब अगर तुम चाहते हो कि मोटर पे तुमने क्या करा, मोटर के ऊपर तुमने एक लोड लगाया और वो लोड जो है, यानी कि पानी, फॉर एग्जांपल पानी खींच रहे हो अगर तुम मोटर से, ठीक, तो एक कांस्टेंट स्पीड यानी कांस्टेंट ओमेगा से मोटर चलती रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोटर रोटेट करती रहे। फॉर एग्जांपल 400 आरपीएम पे मोटर चलती रहे कांस्टेंट स्पीड से। तो ऐसे केस के लिए तुम्हें जो लोड टॉर्क है वो इक्वल होना चाहिए तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का। जब दोनों टॉर्क बराबर होंगे तभी मोटर एक कांस्टेंट आरपीएम पे रोटेट करती है, ठीक है। तो ये बात रही कि दोनों बराबर कब होंगे, ठीक। अगर कोई भी इनमें से ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल अगर मान के चले लोड टॉर्क ज्यादा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से, तो ऐसे केस में मोटर क्या होगी, मोटर डाउन होने लग जाएगी, मोटर की स्पीड जो होगी वो डाउन होने लग जाएगी। और अगर लोड टॉर्क कम होगा और तुम्हारी जो मोटर है वो ज़्यादा ताकत बना देगी, तो मोटर जो होगी स्पीड जो होगी उसकी अप होने लग जाएगी। समझ में आ रहा है? तो देखो ऐसा ही होता है। फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा कभी भी कि अगर आपने किसी मोटर के ऊपर एकदम से लोड लगा दिया, ठीक, तो मोटर उतना टॉर्क उस समय तो बना नहीं, जैसे तुमने लोड लगाया तो मोटर देखा होगा तुमने स्लो हो जाती है, ठीक। फिर धीरे 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 वो एक नॉर्मल स्पीड में आती है, कांस्टेंट स्पीड में। ऐसे ही अगर कोई मोटर चल रही, तुमने एकदम से उस पर लोड हटा दिया तो देखो मोटर की स्पीड एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा मुद्दा ये नहीं है कि कब मोटर एक्सलेट और डी एक्सलेट करेगी, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर आपके लिए अलग से बना दूंगा इस सारे टॉपिक्स पे। अभी हमारा मुद्दा ये है कि नो लोड पे मोटर के पैरामीटर्स क्या होंगे। तो ठीक है, तो हमने क्या करा, लोड टॉर्क को कर दिया जीरो, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, नो लोड कंडीशन। यानी कि अगर तुमने मोटर को नो लोड पे लिया हुआ है तो तुम्हारा लोड टॉर्क जीरो हो गया। और भैया अगर लोड टॉर्क जीरो हो गया तो ऐसे केस में मोटर बनाएगी कितना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी जीरो बनाएगी, यानी कि टी इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। तो मोटर क्या करेगी ना, तो जब लोड नहीं लगाओगे मोटर पे तो मोटर क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को भी जीरो कर देगी। अच्छा, मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बनाती कहाँ से है, तो मोटर टॉर्क बनाने के लिए खींचती है सप्लाई से करंट आई टी। सप्लाई से मोटर कहती है भैया हमें करंट दो ताकि हम टॉर्क बना सकें, ठीक। और टॉर्क कितना बनाती है, ये टॉर्क बनाती है। तो इसमें ये जो आई ए है ना, ये आई ए, ये इक्वल टू होता है आई जो सप्लाई से आ रहा है आई टी, या इसे टी कह देते हैं, आई टर्मिनल से जो करंट आ रहा है माइनस का फील्ड करंट। अगर शंट मोटर है, सीरीज है, तो ये बराबर हो जाएंगे, आई इक्वल टू आई टी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर शंट मोटर की बात करें तो जो आर्मेचर में जो करंट जाएगा वो आई टी माइनस आई एफ जाएगा, इतना करंट आर्मेचर में जाएगा, ठीक। अब ये करंट जो होता है ये टॉर्क बनाता है, अल्टीमेटली जो टॉर्क बनता है मोटर डीसी शंट मोटर में। अगर हम कह रहे हैं कि भाई लोड हमने लगाया ही नहीं है तो ऐसे केस में मोटर टॉर्क बनाएगी नहीं, और अपने टॉर्क को जीरो करने के लिए, यानी कि टीई को जीरो करने के लिए वो क्या करेगी, आई ए को जीरो कर देगी, इसको जीरो कर देगी, सही है। तो अपने करंट को जीरो करेगी। करंट जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसे, वो यहां से जो सप्लाई से जो तुम करंट ले रहे थे ना आई टी, ये क्या होगा, ये इक्वल टू होता है आई ए प्लस आई एफ होता है।
और मैंने अभी तुम्हें अभी तो एक लेक्चर मतलब इसी लेक्चर के अंदर हमने जब जनरेटर देख रहे थे तो हमने वहाँ सीखा था कि फील्ड करंट जो होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होता है। तो इसीलिए और आई ए हमने जीरो कर दिया क्योंकि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो था उसे जीरो करना था। तो आई ए जीरो हो गया, तो ऐसे केस में आई टी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं बात करूं पूरा जो हमने सीखा कि अगर मोटर में तुम्हारा क्या है, नो लोड कंडीशन। अगर मोटर में नो लोड है तो नो लोड का मतलब टी एल इक्वल टू जीरो, और टी एल जीरो होगा तो टी ई इक्वल टू जीरो, टी ई इक्वल टू जीरो होगा तो आई ए इक्वल टू जीरो, और आई ए इक्वल टू जीरो होगा तो भाई जो आई सप्लाई से जो करंट आ रहा था आई ए प्लस आई एफ, इस केस में आई ए जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो आई एस भी लगभग लगभग इक्वल हो जाएगा जीरो के। ठीक, तो देखो ये लगभग लगभग एक दूसरे के एक जैसे हैं। देखो जनरेटर में हमने देखा था, यानी कि जब हमने जनरेटर देखा था तो वहां पे भी देखा था, जनरेटर केस देख लेते हैं। ये रहा जनरेटर, हमने क्या सीखा था कि जब टर्मिनल करंट जो होगा वो जीरो होगा नो लोड केस में। और देखो मोटर में भी यही है, मोटर में जो सप्लाई करंट है वो क्या है, जीरो आ रहा है। ठीक, यानी कि अगर कंक्लूड करूं मैं जितना भी आपने सीखा नो लोड के केस में, तो एट नो लोड, ठीक, एट नो लोड, ठीक, मोटर जो करंट सप्लाई से मांगेगी आई एस इक्वल टू आई ए इक्वल टू जीरो। ठीक, और जनरेटर जो है जो सप्लाई देगा आई टी इक्वल टू आई ए इक्वल टू जीरो। ठीक, रीजन क्या है, और इसमें हमें निगलेक्ट क्या करना है, हमें क्या लिखना, हम ये मान के चलेंगे कि जो आई एफ है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल टू से जीरो ले लेंगे। ठीक है, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स, याद रखना न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल केस में आई फील्ड होगा, फील्ड करंट आप निगलेक्ट नहीं कर सकते अगर तुम प्रैक्टिकल की बात करो, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और आइडियल केसेस में हम लोग इसको जीरो मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आपको आई ए इक्वल टू जीरो लिखना है। तो फिर अगर कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो जिसके अंदर दिया गया कंडीशन दी गई है एट नो लोड, तो नो लोड जैसी देखो तुरंत ही आई ए इक्वल टू जीरो मार्क कर दो, यानी कि आर्मेचर करंट को तुरंत ही जीरो कर दो। ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जो सप्लाई होगी, सप्लाई से नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ होगा, चाहे मोटर हो या जनरेटर हो, नो लोड पे, और वो जो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट होगा उसका मेन काम होगा फील्ड को एक्साइट करना। प्लस अगर तुम्हारी मोटर है और प्रैक्टिकल कंडीशन ले रहे हो तो लॉसेस भी होंगे। फॉर एग्जांपल मोटर के अंदर लॉसेस कौन से होंगे कि जैसे मोटर चल रही है तो रोटेशनल लॉसेस होंगे, क्योंकि एयर फ्रिक्शन है और बियरिंग का फ्रिक्शन है, शाफ्ट जहां रोटेट हो रहा है वहां पे फ्रिक्शन हो सकता है। तो इन सबको पूरा करने के लिए उसे कुछ तो टॉर्क बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो मिनिमम अमाउंट का टॉर्क बनाना पड़ेगा उसके लिए कुछ करंट ड्रॉ होती रहेगी सप्लाई से। तो आइडियल केस में ही आई ए इक्वल टू जीरो होती है और आई एस इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होती है, लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में ये चीजें इक्वल नहीं होती। ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी कि नो लोड पे आपको क्या करना है, जनरेटर और मोटर में सेम करना है, आई इक्वल टू जीरो ले लेना है। नेक्स्ट आते हैं, अब बात कर लेते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, एट स्टार्टिंग, एट स्टार्टिंग। ठीक है, तो देखो मैंने आपको सीरीज में लेक्चर्स जब बताए थे तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के ऊपर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। स्टार्टर्स मैंने अलग अलग तरीके के बताए, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट स्टार्टर्स, क्या क्या कमी थी, कैसे दूर करा। यहाँ पे हमारा मुद्दा है कि जब हमने स्टार्टिंग ले रहे हैं यानी कि एट एन इक्वल टू जीरो, यानी कि जब मोटर या जनरेटर नहीं चल रहा है, ऐसे केस में उसके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर बात करी जाए डीसी मशीन के जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की, डीसी मशीन के इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, तो भाई इलेक्ट्रिकल पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका वोल्टेज यानी कि ईजी और ईबी, बैक ईएमएफ, एक होता है आर्मेचर करंट। ठीक, ये दो चीजें जो हैं, और एक आपका होता है वीटी, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ये सारी चीजें जो है लगभग लगभग हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक पे देखेंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं मोटर की, तो देखो अगर मोटर की बात करो, ठीक है, या फिर जनरेटर लो, स्पीड कहाँ जुड़ी हुई है, तो स्पीड जुड़ी हुई है इन चीज़ों से। तो स्पीड का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो स्पीड इक्वल टू होती है ई बी, अगर जनरेटर है तो इसमें एन इक्वल टू ई जी डिवाइड बाई के फाई। ठीक है, और अगर मोटर है तो एन इक्वल टू ई बी डिवाइड बाई के फाई। क्लियर है यहाँ पे, यानी कि अगर आपकी स्पीड जो है वो इस तरीके से इन दोनों से जुड़ी हुई है। ठीक, और अगर हम इसको अलग तरीके से लिख लें, दूसरे तरीके से, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो भाई बैक ईएमएफ होता है मोटर में वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, और जो जनरेटेड वोल्टेज होता है जनरेटर में वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। भाई देखो यही फॉर्मूला यहीं से आया है।
ठीक। तो अब देखो ईबी अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एन के, तो एट एन इक्वल टू जीरो, अगर एन जीरो ले लोगे तो ऐसे केस में जनरेटेड मोटर जो होगी उसमें बैक ईएमएफ, मोटर के केस में बैक ईएमएफ जीरो हो जाएगा और जनरेटर केस में ईजी जो होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी कि कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। ठीक। अब जनरेटर और मोटर में एक अंतर आ जाता है, वो क्या आता है उसको भी देख लेते हैं। तो भाई अगर हम बात करें जनरेटर की, सबसे पहले जनरेटर देखते हैं। जनरेटर क्या कर रहा है, जनरेटर आपने ये सर्किट है, ईजी है और ये वीटी है। ठीक है, ये वीटी है। अब भाई जब ईजी जीरो है, ईजी जीरो है और ये रेजिस्टेंस है आर ए, जब वोल्टेज बनेगा ही नहीं तो कोई करंट यानी कि आई ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई ए जीरो होगा तो आई सप्लाई सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो ऐसे केस में वी टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रही बात ये? क्योंकि देखो क्या हो रहा है, अगर जनरेटर की बात करी जाए तो भाई जब जनरेटेड वोल्टेज जीरो है तो इसकी वजह से कोई करंट आई ए इक्वल टू जीरो हो गई, आई ए जीरो होगी तो आई जो सप्लाई जा रही थी वो भी जीरो हो जाएगी, और जब सप्लाई करंट तुम जीरो कर दोगे तो वीटी के अक्रॉस क्या मिलेगा, जीरो वोल्टेज बनेगा। जब वोल्टेज बन ही नहीं रहा है तो भाई वोल्टेज मिलेगा भी नहीं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो जनरेटर अगर ले रहे हो, अगर आप जनरेटर ले रहे हो और हमने लिख दिया न्यूमेरिकल में एट स्टार्टिंग, एट स्टार्टिंग, तो याद रखना ईजी जीरो, वीटी जीरो और आई ए जीरो, यानी कि सब कुछ जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ अगर हम बात कर ले, ये तो हो गई बात आपके ये बात हो गई हमारे उसकी जनरेटर की। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मोटर की, ठीक, वेट एक मिनट, ठीक, अगर हम बात कर ले मोटर की तो उसके साथ क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। तो मोटर के केस में अगर हम लोग बात कर ले, मोटर के केस में मोटर, ठीक, तो मोटर का जरा सर्किट समझते हैं थोड़ा सा। तो मोटर केस में जो आपका सर्किट होता है वो होता है यहाँ पे आर ए होता है, ये होता है तुम्हारा ई बैक ई हो जाता है, एंड देयर इज द सप्लाई वोल्टेज वी सप्लाई। ठीक, और करंट की डायरेक्शन जो होती है वो रिवर्स हो जाती है, आई सप्लाई, आई सप्लाई आई ए। अगर ये हमारी यहाँ पे शंट मोटर है तो यहाँ पे आ जाएगा आई एफ। क्लियर हो रहा है ये चीज़? इस तरीके का सर्किट होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, तुमने क्या करा, अगर मोटर नहीं चलेगी यानी कि आपने क्या करा, एड एन इक्वल टू जीरो, ई बी इक्वल टू जीरो। भाई अगर वो मोटर चलेगी नहीं तो बैक ईएमएफ जीरो हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया आपका जीरो। ठीक, आपका बैक ईएमएफ हो गया जीरो। नाउ अगर बैक ईएमएफ जीरो है तो ये जो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है, करंट, ठीक, तो यानी कि ऐसे में क्या होगा, तो देखो भाई जो करंट फ्लो होती है आई सप्लाई वो होगी, अगर इस सर्किट को केवल देखा जाए, इस सर्किट को, तो आई सप्लाई होगी वी सप्लाई माइनस का ई बैक ईएमएफ डिवाइड बाई आर ए। क्लियर है यहाँ पे? और देखो क्योंकि ये तुम्हारा जो आई सप्लाई से जो तुम करंट ले रहे हो, आई सप्लाई, ये अगर हम ये मान के चलें कि फील्ड करंट तो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, नेग्लिजिबल करंट है इसके मुकाबले, तो ऐसे केस में बैक ईएमएफ तुमने जीरो कर दिया, तो ऐसे केस में वी सप्लाई डिवाइड बाई आर ए। ठीक है, अब वी सप्लाई डिवाइड बाई आर ए आ गया। आर ए जो होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस, वो कितना होता है, वो होता है तुम्हारा 0.1 के अप्रॉक्स। तो देखो क्या हुआ, यही प्रॉब्लम आई एस इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, वी एस डिवाइड बाई 0.1, यानी कि 10 टाइम्स हो जाएगा वी सप्लाई के। क्लियर हो रहा है? यानी कि आपका क्या हुआ, जो करंट फ्लो करेगा आई आर्मेचर के अंदर वो 10 टाइम्स फ्लो करेगा वी सप्लाई के। अब सोचो तुमने अगर 200 वोल्ट लगा दिया तो 2000 एम्पेयर करंट फ्लो कर जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, ये चीज़ हमने वैसे स्टार्टर में देखी थी, नीड ऑफ स्टार्टर इन डीसी मोटर्स में, सेम चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यानी क्या हुआ, अगर हम कंक्लूड करें तो अगर आपने स्टार्टिंग केस लिया यानी कि एट स्टार्ट, अगर तुम जब मोटर को स्टार्ट कर रहे हो और आपने क्या करा, कोई भी स्टार्टर यूज नहीं करा है, तो आर्मेचर करंट की जो वैल्यू होगी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, वेरी हाई, वेरी हाई। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पे केवल एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें पैरामीटर्स इसके कितने होते हैं और एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, इसको मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन ये मान के चलो अगर आप लोग स्टार्टर नहीं यूज़ करोगे तो बहुत हाई अमाउंट का करंट जो होगा वो फ्लो कर जाएगा, और इतना हाई अमाउंट का जब करंट फ्लो करेगा तो आपकी वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो एट स्टार्टिंग अगर तुम्हें कहीं दे रखा है, तो स्टार्टिंग केस में अगर न्यूमेरिकल में दे रखा है एट स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर, तो आपको क्या करना है, बैक ईएमएफ को जीरो ले लेना है तुरंत ही। ठीक, वीटी को वी सप्लाई के बराबर ले लेना है, ये तो हो गई। और ऐसे केस में जो लास्ट है कि जो आई ए होगा, आई ए यानी कि आर्मेचर करंट, वो इक्वल टू मैक्सिमम फ्लो करेगा, और वो कितना होगा, वी सप्लाई डिवाइड बाई आर ए। मैक्सिमम आर्मेचर करंट, अगर तुमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपसे पेपर में कि भाई स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट कितना होता है, तो याद रखना मैक्सिमम आर्मेचर करंट फ्लो करेगा, और वो कितना होगा, वी एस डिवाइड बाई आर ए होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके, तो अगर हम कंक्लूड करें, अगर हम लोग कंक्लूड करें जितना हमने सीखा, यानी कि इस वाले में स्टार्टिंग में, तो एट स्टार्टिंग अगर ले रहे हो, एट स्टार्टिंग
ठीक है। तो जनरेटर जो होगा उस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, सब कुछ जीरो, ई बी इक्वल टू जीरो, आई ए इक्वल टू जीरो, और वी जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिलेगा वो भी जीरो मिलेगा। लेकिन अगर मोटर लोगे तो इसमें ई बी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जनरेटर है ई जी, और आई ए जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि वी एस डिवाइड बाई आर ए, और वी टी जो टर्मिनल कितना मिलेगा, वी सप्लाई के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो केवल वोल्टेज होगा। समझ में आ गई बात ये। नाउ लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक था हमारा कि भाई मुझे आपको बताना स्टेलिंग टॉर्क क्या होता है। स्टेलिंग टॉर्क, ये गेट में काफ़ी इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, और न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चंस में कई बार आ जाते हैं, और डीआरडीओ एंड अदर एग्जाम्स में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है स्टेलिंग टॉर्क के ऊपर। तो देखो क्या होता है स्टेलिंग टॉर्क, बड़ा ध्यान समझना। अगर आपके पास कोई मोटर है और आपने उसके ऊपर लोड लगाया है, मोटर चल रही थी पहले, ठीक, फिर तुमने क्या करा, इतना सारा लोड लगा दिया कि मोटर रुक गई उस लोड से, ऐसे टॉर्क को हम लोग कहते हैं स्टेलिंग टॉर्क, स्टेलिंग लोड। समझ में आ रही बात ये। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं तुमने भाई अपने, अगेन हम लोग आटा पिसाने जाते हैं, हमने क्या करा, हम आटा पिसा रहे थे चक्की पे, तो मोटर की एक कैपेसिटी थी कि एक बार में एक बोरी आटा डालोगे तो वो पीस देगी। आपने क्या करा, 2 बोरी आटा डाल दिया। जैसे तुम 2 बोरी आटा डालोगे तो उसकी जो स्पीड, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल पहले चल रही थी वो 100 आरपीएम पे, और आपने क्या करा, 2 बोरी डाल दिया, तो 2 बोरी डालने से क्या होगा, मोटर एकदम से ब्लॉक हो गई, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड वो उठा ही नहीं सकती। तो ऐसे केस में मोटर जो होगी वो ब्लॉक हो जाएगी। यानी कि ब्लॉक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। ब्लॉक का मतलब सप्लाई तुम्हारी ऑन रहेगी, यानी कि सप्लाई तुमने ऑन कर रखी है, लेकिन मोटर रोटेट नहीं हो रही है, नो रोटेशन, नो रोटेशन। ठीक है, तो मोटर क्या हो रही है, रोटेट नहीं हो रही है, लेकिन सप्लाई तुमने ऑन कर रखी है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ब्लॉक। एक इसके ऊपर आप टेस्ट भी पढ़ोगे आगे चल के, 3 फेज इंडक्शन मोटर में ब्लॉक रोटर टेस्ट के नाम से फेमस है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब आप लोड टॉर्क इतना ज़्यादा लगा देते हो कि मोटर जो होती है वो रुक जाती है, मतलब उसके बस की नहीं है वो उठा पाए, तो ऐसे में हम लोग कहते हैं उस टॉर्क का नाम दिया जाता है स्टेलिंग टॉर्क। और स्टेलिंग टॉर्क में क्या होता है, स्पीड इक्वल टू जीरो हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, तो ऐसा टॉर्क जिसमें मोटर घूमना ही बंद कर दे, ऐसे टॉर्क को हम लोग कहते हैं स्टेलिंग टॉर्क। ठीक, और स्टेलिंग टॉर्क में होगा क्या, स्पीड जो है एन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और जैसी स्पीड जीरो होगी तो जो तुमने पुराने लेक्चर में अभी हमने देखा था, यानी इसी लेक्चर में जब हमने देखा था कि स्पीड जीरो होने पे क्या क्या होगा, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो पिक्चर में आ जाएंगे। यानी कि स्टेलिंग टॉर्क जो होता है, स्टेलिंग टॉर्क अगर लिखा आ गया, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि आपका डीसी मोटर है और उस पर जो लोड टॉर्क है वो स्टेलिंग टॉर्क लगा दिया गया है, तो स्टेलिंग टॉर्क जैसे ही आप वर्ड सुनो तुरंत ही आप ये सारी कंडीशन जो है उन्हें अप्लाई कर देना। यानी कि ईबी को जीरो कर देना, आई ए को मैक्सिमम कर देना, और वीटी को वीएस के बराबर करके, और एन को जीरो कर देना। ये सारी कंडीशनें आपको फॉलो करनी होंगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये घुमाने के लिए क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है। ठीक, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में मैंने 3 चीज़ें डिस्कस करी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि भाई नो लोड का क्या मतलब होता है। नो लोड पे हमने सीखा कि नो लोड के केस में अगर जनरेटर है तो सिंपल सी आई करंट जीरो हो जाएगा। ठीक, और आइडियल केस में, यानी कि अगर हम लोग न्यूमेरिकल के लिए ले रहे हैं और आइडियल केस ले रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिकल केस ले रहे हो तो प्रैक्टिकली क्या होगा, कुछ ना कुछ फील्ड करंट के बराबर करंट फ्लो करती रहेगी। मोटर केस में हमने देखा कि लोड का मतलब होता है मैकेनिकल वेट या टॉर्क, लोड टॉर्क कहते हैं जिसे, और लोड टॉर्क जीरो होने का मतलब लो लोड का मतलब है लोड टॉर्क जीरो हो जाना। लोड अगर जीरो है, नो लोड, तो टॉर्क जीरो है, टॉर्क जीरो है तो भाई सीधी सी बात है, मोटर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क नहीं बनाएगी। जब वो टॉर्क नहीं बनाएगी तो कोई करंट नहीं खींचेगी, कोई करंट नहीं खींचेगी तो सप्लाई से केवल फील्ड करंट के बराबर करंट ड्रॉ होगा। और क्योंकि फील्ड करंट बहुत नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होता है, तो इसलिए फील्ड करंट को हम लोग ये मान के चलेंगे सप्लाई से कोई करंट नहीं खींचा जा रहा है। तो जो निकल के आया इसका जो सारांश निकल के आया कि दोनों ही केसेस में, फॉर एग्जांपल चाहे मोटर हो या जनरेटर हो, अगर आपको न्यूमेरिकल में लिख के आ गया एट नो लोड, तो सीधे सीधे आप आई ए को जीरो कर दोगे। ठीक, पहला पॉइंट ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमने सीखा कि स्टार्टिंग का क्या मतलब होता है, तो स्टार्टिंग मैंने बताया, स्टार्टिंग में एन इक्वल टू जीरो होता है, उसका हमने इफेक्ट देखा, इसको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। प्लस आपने कि स्टार्टिंग मोटर की, जो स्टार्टर की क्या ज़रूरत होती है, एक लेक्चर मैंने बनाया हुआ है इस पर, नीड ऑफ स्टार्टर्स इन डीसी मोटर्स, उसको देख लेना, बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पे समझाया है। ठीक है, ये सब हमने बताया। फिर हमने लास्ट में हमने देखा स्टेलिंग टॉर्क, तो स्टेलिंग टॉर्क हमने देखा कि ऐसा टॉर्क, ऐसा लोड जिसपे मोटर जो है वो ब्लॉक हो जाए, घूम ही ना पाए, इस तरीके के लोड को हम लोग कहते हैं स्टेलिंग टॉर्क और स्टेलिंग लोड। तो ये जो होता है ये वापस से आपको स्टार्टिंग की कंडीशन में पहुंचा देगा जब मोटर रुकी हुई होगी, सप्लाई ऑन कर रखी है। ठीक, तो सारे पैरामीटर आपको वो यूज़ कर लेने हैं। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो कि स्टार्टिंग लिखा है तब क्या क्या चीज़ें जीरो लेनी है, नो लोड लिखा है तब क्या क्या चीज़ें जीरो लेनी है, जनरेटर और मोटर में क्या क्या चीज़ जीरो लेनी है, प्लस स्टेलिंग टॉर्क में क्या करना है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व ईजिली कर पाओगे।